मुद्दों पर कमलनाथ ने फिर किया ट्वीट। बाढ़ कोरोना पर सरकार से सवाल रिपीट। ट्विटर पर ही जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवाल। शिवराज ने एक्चुअल सियासत की दिलाई याद। मध्य प्रदेश में वर्चुअल बनाम एक्चुअल सियासत पर फिर से बहस गर्मा गई है। आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे मिल जाएगा। गौर कीजिए, ये ट्वीट नंबर 1। इस ट्वीट में कमलनाथ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है, जबकि प्रदेश का एक हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है। अब कमलनाथ का ट्वीट नंबर 2 भी देख लीजिए, जिसमें वो प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि धार्मिक पर्व पर कोरोना की वजह से प्रतिबंध है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा भव्य तरीके से जारी है। तीसरा ट्वीट कुछ ऐसा ही है। यहाँ कमलनाथ कांग्रेस के बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन पर पुलिस बल के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। वो सरकार के कोरोना गाइडलाइन को लेकर दोहरे रवैये पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये आरोप कमलनाथ एक के बाद एक ट्वीट के जरिए लगाते दिखे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी इस वर्चुअल संवाद पर एक्चुअल का सवाल खड़ा हो गया है। आज मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को वो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो एक संकल्प भी ले लें कि केवल ट्विटर की राजनीति नहीं करेंगे, जमीन के रह के भी हम जनता के बीच राजनीति करने का काम करेंगे। केवल ट्विटर से पार्टी नहीं चलती और ट्विटर से राजनीति भी नहीं चलती। वैसे सीएम के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। अब पीसीसी चीफ पर पलटवार होगा तो कांग्रेस भी कुछ ना कुछ तो कहेगी ही। और श्योपुर जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान था, मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे क्या? वहाँ नहीं गए। वहाँ गए रामनिवास रावत, वहाँ गए डॉक्टर गोविंद सिंह, वहाँ गए बैद्यनाथ कुशवाहा, वहाँ गए बाबू जंडेल, जिनने विधानसभा के अंदर कपड़े फाड़ के बताया था कि ये मैंने इसलिए कपड़े फाड़े कि मेरे वहाँ की महिलाएं और पुरुष सबके कपड़े फटे हुए हैं। तो ये ज़मीन पे थे, आप तो बाहर से राउंड लगा के आ गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का कांग्रेस पर जमीनी सियासत से जुड़ा सवाल भारी पड़ सकता है, क्योंकि बयानबाजी अपनी जगह है और जनता के बीच उपस्थिति दूसरी बात है। वैसे बाढ़ की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर दिखे हैं। कांग्रेस के नेता भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते दिखे जरूर, लेकिन उनका दौरा किस तरह का था ये कैमरे ने भी देखा, और अब यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, जीवन में भी और राजनीति में भी, और बड़ा सिंबॉलिक है। अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी के लिए विश्लेषण का सिरा इस तरफ झुकता है कि बीजेपी मैदान पर उतरकर रणनीति के हर तौर तरीके का इस्तेमाल करके मैदान में उतरती है। मेहनत करने की आदत उसकी पुरानी है, क्योंकि लंबा समय उसने पहले जनसंघ 1980 तक और जनसंघ के बाद 1980 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी हुई, तब भी उसकी ये लड़ाई जारी रही है देश के अधिकांश हिस्सों में करीब करीब 2000 तक। ये अलग बात है कि 96 और उसके बाद 2004 तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन वो मजबूरी की सरकार थी, जिसमें एक तरफ कहीं ममता जी का दबाव रहता था, कहीं जयललिता जी का दबाव रहता था, तो कहीं दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों का प्रेशर, तो इधर से मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव जी भी खम ठोकते थे, और उधर वामपंथी पार्टियां भी तब काफ़ी मजबूत होती थी। लेकिन इसके बाद बीजेपी के स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में 2003 में, और 2003 से ही लगभग हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ती है, बीजेपी को कोई रोकने वाला फिर उसके बाद दिखता नहीं है। यहाँ से बीजेपी की तैयारी बढ़ती चली जाती है, कांग्रेस की तैयारी कम होने लगती है। तो ये एक बड़ी चुनौती दिखती है, और आज इसी अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ रहेंगे उनसे परिचित हो लीजिए। हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुशील शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक वो भी रहेंगे।
और बीजेपी के मेहमान भी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। पहली टिप्पणी सुशील शर्मा जी की लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सुशील जी, बीजेपी की आदत विपक्ष की अभी भी पूरी तरह छूटी नहीं है। वो मैदान पर उतरती है, बड़ी बड़ी जन अभियान यात्राएं, जन आशीर्वाद यात्रा, संपर्क अभियान, तमाम तरह की चीज़ें वो करती है। संगठन मजबूत आरंभ से ही है, तो उसकी ये तैयारी मैदान पर लोगों को भी अधिक दिखती है और मीडिया को भी दिखती है उसकी तैयारी। कांग्रेस इस समय कई चुनौतियों से भी जूझ रही है, इसलिए बीजेपी से उसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। लेकिन वर्चुअल बनाम रियल, ये जो दावा सामने आ रहा है बीजेपी का कि हम तो रियल हैं, मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस कहाँ है, वर्चुअल है, क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, दरअसल बहुत सीधी सी बात यह है कि बीजेपी ने बहुत लंबा समय विपक्ष में गुजारा है। तो विपक्ष में रह जो दल विपक्ष में ज़्यादा रहता है वो जनता के मुद्दे लगातार उठाता है और उनके कारण जनता से उसका सतत संबंध रहता है, संपर्क रहता है। बीजेपी सत्ता में आने के बावजूद इस खूबी को या इस मंत्र को वो समझ चुकी थी। इसलिए आप देखिए कि चाहे बीजेपी कोई भी योजना को भी लॉन्च करेगी तो वो जनता से सतत संपर्क बनाकर लॉन्च करती है। यही वजह है कि चाहे विपक्ष हो चाहे वो सत्ता में हो, वो जनता से कनेक्टिविटी बनाने का अगर सत्ता में है तो सरकार और संगठन दोनों मिलकर कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, और यदि विपक्ष में है तो फिर कहने ही क्या। अब आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस 15 महीने सत्ता में रही, ठीक है, उसके बाद आप विपक्ष में देख लीजिए, 2 बड़े आंदोलन हमने कांग्रेस के देखे हैं। कोरोना काल जैसे समय में महंगाई के चरम पर, लोगों के बीच आर्थिक स्थिति बदहाल है, उस दौरान जो आंदोलन हुए हैं उसकी समीक्षा अगर हम करेंगे तो पाएंगे कि जिस आंदोलन में कमलनाथ शामिल हुए थे और जो रोशनपुरा पे हुआ था उसमें संख्या बल कितना था, और हाल ही में जो यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था उसमें संख्या कितनी थी। मुझे हैरानी होती है कि विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 1.5 लाख यूथ कांग्रेस वोट में से 40,000 वोट लेकर जो है वो जीते, लेकिन क्या 40,000 भी लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए? तो ऐसा इसका बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देखिए ट्विटर पर तो बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन जमीन से अभी भी नहीं जुड़ी। जनता से तो बाद की बात है, वो अपने कार्यकर्ताओं से तो जुड़ जाए पहले। बड़ा सवाल है, यही सवाल मिथुन जी की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। मिथुन जी, सवालों को बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत होती है। कई बार सवाल ऐसे हो जाते हैं कि हम उनसे या तो मुंह छिपाने लगते हैं या उनका सही उत्तर देने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ ये मंच उन सवालों से दो चार होकर सच्चाई कहने का नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए, आप ही की पार्टी की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, ये समझना आपको पड़ेगा कि वर्चुअल और रियल का एक सही कॉम्बिनेशन आपको सफलता के नज़दीक ले जा सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बात कही शरद जी। और ये जो वर्सेस वाली बात है, ये वर्सेस वाली बात ही तो हमारा नुकसान करती है। वर्चुअल वर्सेस रियलिटी, वर्चुअल प्लस रियलिटी क्यों नहीं हो सकती? अगर वर्चुअल स्पेस पर भी हम काम कर रहे हैं और फील्ड पर भी हम काम कर रहे हैं तो क्या हम जनता की बेहतर मदद नहीं करेंगे? शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छी पहल कहा कि आप ट्विटर पर केवल मत रहिए, आप एक्टिव रहिए। कमलनाथ जी ने दौरे किए, आपने दिखाया भी, शिवराज जी ने दौरे किए, आपने दिखाया भी, दोनों ही हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं। फ़र्क केवल इतना है कि जिस समय हमारे प्रदेश को ज़रूरत थी, जब हमारा जो मौसम विभाग है उसने 27 जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए थे, उस समय हमारे प्रदेश के मुखिया कभी वो सीहोर में हुआ करते थे, कभी पचमढ़ी में हुआ करते थे, कभी वो सतपुड़ा में भ्रमण कर रहे थे। उस समय यदि बेहतर व्यवस्था की होती तो आज शायद इस गंभीर परिस्थिति में हम लोग नहीं होते। अगर 15 साल की बीजेपी की सरकार में अगर पिछले 6 से 8 सालों में बने हुए 300 से ज़्यादा पुल बह गए हैं, अगर उनकी मरम्मत पर हमने समय लगाया होता, अगर उनमें गुणवत्ता रूपी हमने पुल और अमेरिका से बेहतर एक्चुअल सड़कें हमने दी होती तो शायद आज प्रदेश इस कठिन परिस्थिति में नहीं होता। आज आप देखें जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वो पूरी तरीके से संपर्क से कट गए हैं। तो अगर वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ना वो एक्चुअल संपर्क कर सकते हैं, ना वो पत्र से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर कहीं कोई नेटवर्क बना हुआ है तो वो वर्चुअल तरीके से जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्चुअल मदद उन तक इस तरीके से पहुंचाई जा सकती है। तो जो एक्चुअल और वर्सेस, बीजेपी का ये काम है कि हमेशा ये वर्सेस कर देते हैं, या तो हम या आप।
हम एक साथ क्यों नहीं आ सकते? और इसी तरीके से एक्चुअल वर्सेस रियल की बजाय एक्चुअल प्लस रियल की बात क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? जिन शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात कही है कि ट्विटर पर हमें इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए, वो स्वयं 40,000 से ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 70 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। और हमने देखा है कि कैसे इस देश के IT मिनिस्टर का वर्चुअल स्पेस ब्लॉक हो जाता है क्योंकि मैनिपुलेटेड मीडिया वहाँ से ट्वीट होती है। कांग्रेस इस सब चीज़ों से तो दूर है, हम तो केवल सच बात कहने के लिए जनता को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी बात को सामने रखते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 का चुनाव वर्चुअल स्पेस पर अपनी एक हवा बनाकर और मीडिया पर अपनी एक हवा बनाकर उसने किया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ईंट का जवाब पत्थर से कांग्रेस अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और फील्ड पर अगर चारों जगह दे रही है। आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, 2014 की रणनीति को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं? शरद जी, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उसको कॉम्पीट कर रहे हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं उसी तरीके से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देखेंगे कि कभी अमित मालवीय जी के बारे में मैं आऊंगा डिटेल में, यदि 10 सेकंड आप दे दें। नहीं, कम वक्त है मेरे पास। जी सिसोदिया, जब आपने सुनी सारी बातें, आरोप कांग्रेस का मोटे तौर पर यही है कि आपकी सारी चीजें जो हैं वो जमीन पर नहीं है, और इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें जन आशीर्वाद यात्रा क्यों, ये भी एक सवाल कांग्रेस का है। सिर्फ ट्विटर पे कांग्रेस है, ये हमारा कहना है। हम अगर ट्विटर पे है, हमारे नेता अगर ट्विटर पे, तो हम फील्ड में भी है, हम जनता के बीच में भी है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो किसी भी प्रकार की महामारी जिसमें मानव जीवन संकट में आता है, चाहे वो बाढ़ की आपदा हो सकती है या कोविड की महामारी हो सकती है या विकास की बात हो सकती है, हर बात पर सिर्फ ट्वीट करना, यही तो ऑब्जेक्शन का विषय था। इसी बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने का काम किया कि हम और हमारे सारे मंत्री, अभी बाढ़ राहत के लिए पहली बार 12 मंत्रियों का टास्क फोर्स जो डेली काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, और उसका नतीजा है कि हम बाढ़ पीड़ित जिलों में पुनर्वास और राहत का काम बहुत तेजी से करने की स्थिति में आए हैं। 7 दिन के अंदर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बाढ़ के बाद की परिस्थितियों में हमने बहुत अच्छे से पुनर्वास तेजी से करने का काम किया है। हित जो क्षतिपूर्ति के रूप में राशि पहुंचाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 करोड़ रुपए एक पहले 18 तारीख के पहले पहुंचा चुके थे, और कल 19 तारीख में 19 अगस्त में 23 करोड़ रुपए वन सिंगल क्लिक पे पहुंचाने का काम किया था। हमारे नेता ट्विटर पे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, पर वो सिर्फ ट्विटर पे नहीं है, वे ज़मीन पे भी है। और जहाँ तक मेरे मित्र अभी बात कर रहे थे कि हमारे लोग ट्विटर के द्वारा बैन कर दिया, अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके हैं? राहुल गांधी जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसके हैं? किनको बैन कर रखा है? दुनिया जान रही है। तो आप ट्विटर पे भी है तो उसके भी कानून कायदे में नहीं है, वहाँ भी आप जो है उस एक्ट का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का कल का अगर श्योपुर का दौरा आप देखेंगे तो आप पाते हैं कि ऐसे स्थान पर हेलीकॉप्टर उतरता है जहाँ कीचड़ से सना हुआ पूरा कच्चा हेलीपैड है, और उस पर जान जोखिम में डालकर वो उतरने का काम करते हैं। इसके उलट अगर कमलनाथ जी जाते हैं तो वो सिर्फ हवाई पट्टी और हवाई अड्डे पे से ही सिर्फ जो है और हेलीपैड से ही सिर्फ अपनी यात्रा वहाँ टच करते और वापस आ जाते, और वो हो गया उनका बाढ़ प्रभावित का दौरा। जबकि मुख्यमंत्री जब जनता के बीच में जाते हैं, कल श्योपुर में जब वो थे, तो जिस प्रकार की हमारी राहत और पुनर्वास के वहाँ काम चल रहे हैं, वहाँ के नागरिकों ने संतोष व्यक्त करने का काम किया। उनके चेहरे पर जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर उनको अपने बीच में उपस्थित पाकर जिस निश्चिंता के साथ और जिस प्रसन्नता के साथ वो लोग अपनी आभार व्यक्त कर रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि हमने राहत पुनर्वास का काम किया है। देखिए, बाढ़ है, आपदा है, ये आपदा किसी सरकार से रुक नहीं सकती। आपदा तो आपदा के समय आएगी, पर कैसे हम उसका पुनर्वास कर दें, कैसे राहत कर दें, कैसे उस आपदा से कम नुकसान हो, जान की क्षति ना हो। आप देखेंगे इस पूरे आपदा के काल में हमारे पूरे प्रशासन ने, पूरे तंत्र ने जान की कोशिश करी कि बचे, कैसे बचे, कम से कम मानव जीवन की क्षति हो। जी, आप कुछ ऐड ऑन करो, कुछ सेकंड्स हैं आपके पास। बिल्कुल, कुछ सेकंड्स में कहूंगा, यदि बाढ़ किसी पार्टी से नहीं आती तो रामेश्वर शर्मा जी ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से बाढ़ आई है, जब आपको चाहिए कि आप एक्चुअल इश्यूज को एड्रेस करें, आप जनता को जवाब दें, जनता के सामने व्हाइट पेपर्स लाएं, बताएं कि कितने लोगों को किस माध्यम से आप मदद पहुंचा रहे हैं। उस समय भी यदि आप सरकार में रह करके विपक्ष पर आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अन्याय उन बाढ़ पीड़ितों के साथ आप कर रहे हैं जो इस समय
आपकी मदद की, सबसे ज्यादा जरूरत की अपेक्षा कर रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय है। देखिए, कांग्रेस वहाँ पर उस आप विषय को राजनीति, अगर आप जोड़ रहे हो, राजपाल वो जी, नदी जोड़ो से था। कांग्रेस वो विषय नदी जोड़ो योजना से था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नदी जोड़ो योजना लेके आए थे, क्यों नहीं कर पाए? तो और आप नदी क्यों जोड़ो नहीं कर योजना पाए? का विरोध हुआ था कांग्रेस राजपाल के जी, द्वारा, वो आप क्यों विषय नहीं कर है। पाए? परंतु क्यों नहीं कर पाए? हमने 13 उसको साल आपने प्रयास को सरकार शुरू चलाई किया है। है, यदि और आप नदियों को जोड़ा देखेंगे जा कि सकता है, हमने मालवा 13 में साल में आपने नर्मदा क्यों से नहीं शिप्रा जोड़ा? जोड़ने का काम आपने हमने 13 किया साल है। में क्यों नहीं हमने जोड़ा? काली सिंध को आपने जोड़ने का ऐसे काम पुल्स किया क्यों है। बनाए हमने जो अब कि वो एक सब बारिश काम में बह किया जाते है। हैं? क्या अमेरिका आप से बेहतर सड़कें ऐसी हमसे होती अधिक हैं समय जो आप एक सरकार बारिश में में रहे। 500 आपने किलोमीटर आधारभूत से काम क्यों ज्यादा नहीं खड़ा आपकी किया? सड़कें बह जाती हैं? ये आपका हमसे विकास ज्यादा- है। यदि ऐसा हमसे विकास ज्यादा आपको करना समय- था तो मेरा जनता से मेरा कम आप झूठा आप आपको नहीं दोनों से कहना था। सवाल है। भाजपा से आप 5 गुना दोनों ज्यादा से कांग्रेस सवाल है। सरकार में रही। आप दोनों से लेकिन आपने सवाल है, 50% आप भी दोनों काम से सवाल है। पहला सवाल मिथुन जी कांग्रेस के लिए है। सवाल ये है कि आखिर क्या इन आरोपों से प्रदेश की जनता का भला हो जाएगा, जिन पर हम आज यहाँ स्टूडियो में बैठकर एक तरफ लोग परेशान हैं। जी। समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी दौरा कर लें या शिवराज जी दौरा कर लें या दोनों पार्टी के बड़े नेता दौरा कर लें, लोगों की अपेक्षा है कि उनकी मुश्किलें हल हों। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स तैयार करें और वो बहुत गरिमा से सत्ताधारी दल को यानी बीजेपी को सौंपें कि ये एक्चुअल पोजीशन है। मीडिया को भी जारी कर सकते हैं, जो परंपरा रही है। क्या वो प्रक्रिया हो रही है या यहाँ बैठकर किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया? और दूसरी चीज़ आपसे भी यही सवाल है राजपाल जी कि क्या कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी को हम साथ बैठे देखेंगे इस मुद्दे पर? सर्वदलीय बैठकें होंगी, सुझाव पूछे जाएंगे या एक दूसरे पर तीखे आरोप होंगे कि आप वर्चुअल हैं, आप रियल हैं? पहले मिथुन जी आपकी छोटी सी बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि आरोप प्रत्यारोप से इस समय बाढ़ पीड़ितों का भला नहीं हो सकता। हमको चाहिए कि हम लोग मिलकर के जनता की मदद करें। हम लोग विपक्ष के रूप में कर रहे हैं। आपके पास ज्यादा संसाधन है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास सारे जो प्रशासन है, पूरी टीम है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, विपक्ष के साथ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यदि मुद्दों से आपको चर्चा, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स इनके सामने रखें, तो उसका मंच क्या होता है? उसका मंच होता है विधानसभा। विधानसभा में ये लोग भाग खड़े होते हैं। विधानसभा में 2 दिन सेशन चलाया जाता है और कहा जाता है कि 4 दिन का विधानसभा सेशन है। ये आरोप सिर्फ सत्ताधारी दल पर लगाकर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि संरक्षक, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि वो जो दायित्व है वो विपक्ष का नहीं, सत्ताधारी दल का अधिक दायित्व है। इससे हम सहमत होते हैं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी बिल्कुल कि जिम्मेदारी आप कितनी भी परिस्थितियां बने, आपको ये कहना चाहिए कि हम नहीं छोड़ेंगे विधानसभा, हम डटे रहेंगे। राजपाल जी से जवाब ले लूं, पक्ष सर्वदलीय बैठक जी। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि हमने अंतरिम राहत पहुंचाने का काम किया, फाइनली राहत का काम सर्वे चल रहा है। केंद्र की टीम आकर सूक्ष्मता से सर्वे कर रही है और एक बड़ा पैकेज आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाहर राहत के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जारी, और रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट कैसे जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार का प्रतिनिधिमंडल ये काम कर रहा है। जहां तक कांग्रेस अगर वहां का कोई बाढ़ पीड़ित को राहत देने के और उसमें सुझाव देती है तो स्वागत है। विपक्ष के नेता का तो कर्तव्य बनता है कि वो दे अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में बाढ़ पीड़ितों के साथ है। उनके हित के लिए किस प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि उन तक प्रॉपर पहुंच सके उसके लिए संकल्पित है और वो करने का काम कर रहे हैं। सुशील जी, मैं इस लड़ाई को जब मैं देख रहा हूं तो मैं ये भी सोच रहा हूं कि अटल जी की राजनीतिक यात्रा 50 से 60 साल, और दिग्गज राजनेताओं की देखें, या शिवराज जी की तरफ मुड़ता हूं तो 30 साल से अधिक, कमलनाथ जी की तरफ मुड़ता हूं 40 साल से अधिक। क्या ये वर्चुअल और रियल का जो आजकल हम देखते हैं कि वर्चुअल का बड़ा डोमिनेंस हो गया है, क्या यही वजह है कि राजनेता भी जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म भी 30 मिनट की होती है तो 30 मिनट में ही हल चाहते हैं? जैसे इस डिबेट में आने वाले हमारे साथी और एंकर, हम खुद भी, ऐसा नहीं कि मैं अपने को बचा के बात कर रहा हूं, हम सब चाहते हैं कि 15-20 मिनट में एक निर्णय हो जाए। ये क्या संभव है? जिस तरह से एक प्रोसेस है लंबी, चाहे वो विकास की हो, मुद्दे उठाने की हो, पक्ष और विपक्ष की प्रतिद्वंदिता की हो, उसके लिए धैर्य समाप्त दिखता है क्या आपको? नहीं, देखिए 15-20 मिनट में या 150 शब्दों में आप किसी भी समस्या का ना समाधान कर सकते हैं, ना जनता को समझा सकते हैं। मैं कांग्रेस के मित्र को समझाना चाहूँगा, कांग्रेस को स्टडी करना चाहिए। 2003 से 2008 के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया, 2008 से 2013 के कार्यकाल में क्या किया, और 2013 से 2018 के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया।
तीसरी पारी में अगर कांग्रेस भाजपा का रथ थामने में कामयाब हुई तो ये स्टडी वाली बात है। 2013 से 2018 के बीच में वर्चुअल नहीं थी कांग्रेस, एक्चुअल थी। तो ये समझना होगा, अगर आप वर्चुअली लड़ाई लड़ेंगे तो परिणाम भी वर्चुअली मिलेंगे आपको। चलिए मैं आपकी तो बात ये को बात जब तक कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता से ही कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मैं जो बात कह रहा हूं, यदि विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदर्शन करते हैं तो मध्य प्रदेश के 1 लाख युवा क्यों नहीं आते सड़क पर? जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो 5 लाख की भीड़ क्यों नहीं इकट्ठी? सुशील जी, अगर यही शरद जी, पैमाना आपने है तो बहुत देखा होगा बीजेपी जब विपक्ष में रही है किस तरीके से चारों दिशाओं से। सर मेरी स्टडी ये कहती है कि अगर बीजेपी के लोग को मिले गए वोट ही पैमाना है तो भारतीय जनता पार्टी को 1.25 करोड़ वोट मिले थे। 1.25 करोड़ लोग आपने देखे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में जब वो विपक्ष में थे। अगर वोट मिलना पैमाना होगा तो जाहिर सी बात है फिर भारतीय जनता पार्टी को उसी रेशियो में लाने चाहिए। सुशील जी के सवाल मिथुन जी, मैं विक्रांत भूरिया को मिले कांग्रेस की वोट की बात कर रहा हूं, मैं यूथ कांग्रेस की वोट की बात कर रहा हूं, मैं मतदाता की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहे हैं वो इनके संगठन का इंटरनल चुनाव हुआ था, चुनाव में विक्रांत भूरिया को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वोट मिले, उसकी बात हो रही है। और मिथुन जी जो बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले उसकी बात कर रहे हैं। तो धारा 144 क्यों लगानी पड़ी? नहीं, ये बताइए मुझे, एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस की जो तथाकथित सफलता नहीं है मध्य प्रदेश में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उसके कार्यकर्ता का मनोबल भी माना जाता है, क्योंकि क्षत्रप आधारित पार्टी है कांग्रेस। आपके रीजन में आपके नेता होते हैं, उनके पीछे झंडा लेकर चलता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब उसको समझ नहीं आता कि एकदम से नाथूराम गोडसे को लेकर जो बयान अरुण जी का सामने आ जाता है, फिर बात आ जाती है अजय सिंह जी का एक बयान आ जाता है। ठीक है, कांग्रेस खुली पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, बीजेपी से बिल्कुल तुलना हम नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कार्यकर्ता 2003 से, सुशील जी की इस बात में तो दम है कि 2003 से वो सब्र रख के बैठा है कि अब की बार एक बदलने वाला आएगा, किस्मत बदलने वाला अब की बार आएगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा मिथुन जी कि आपको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो आपकी कांग्रेस को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एकजुट करे, उसको लड़ाई के लिए तैयार करे और उसमें ये भरोसा पैदा करे कि हाँ मैं आपका नेतृत्व करता हूँ और सफलता तक ले जाऊंगा। जी, अगर कमलनाथ जी आए थे मध्य प्रदेश में 2018 में तो 5 महीने के अंदर उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया था। लेकिन जो असंतुष्टि की आप बात कह रहे हैं वो असंतुष्टि उन लोगों में आज भी कायम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से, जो कि दूसरी पार्टी में गए और कार्यकर्ताओं की 15 साल की मेहनत को उन्होंने डुबाने का काम किया। तो ये जो गुस्सा है बीजेपी की तरफ जाएगा। तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी तो क्या आप बिल्कुल पाक साफ हैं? या कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में कुछ नहीं है? या सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में कुछ नहीं है? या छत्तीसगढ़ में भी जो कुछ घटनाक्रम होते हैं, देखिए हर चीज को ये कहना कि नहीं हमारा दोष नहीं है सर, ये उचित नहीं है। सिसोदिया जी, कांग्रेस को तो हर नाकामी में अब सिंधिया जी दिख रहे हैं। वास्तविक में सिंधिया जी ने तो प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने का काम किया। एक मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो सरकार बन गई थी, जो वादा खिलाफी कर रही थी, भ्रष्टाचार का तांडव कर रही थी, जो तबादला उद्योग चला रही थी, जो शराब माफियाओं से, रेत माफियाओं से खुलेआम पैसे ले रहे थे, दिग्विजय सिंह जी, उमंग सिंगार ऐसा कहते थे, उस सरकार से मध्य प्रदेश की जनता को निजात दिलाया। और जब निजात मिली इस जनता को मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से, तो आज जो है आज मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं फिर से गति पकड़ने का काम हुआ है। कोविड जैसी महामारी से हम लड़ सके, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं समझता हूं कि न तो हम कोविड से लड़ पाते और ना आज इस प्रकार की मध्य प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बन पाती। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस 18 महीने के अंदर हर तरफ जो एक सत्ता का रोब बताने का काम किया था, जिस प्रकार का घमंड बताने का काम किया था, जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया था, समाज के हर वर्ग को लूटने का काम किया था, उसका पनिशमेंट उनको मिलने का काम हुआ। अगर जनता ने एक बार कांग्रेस पे विश्वास किया था तो कांग्रेस क्यों नहीं अपने कुनबे को अवेड़ सकी? हमने तो विपक्ष के नाते हमारा धर्म निभाया। क्या मध्य प्रदेश को मध्यावधि में भेज देते? क्या मध्य प्रदेश की जनता के साथ फिर से एक चुनाव का थोप देते? कांग्रेस पे किस नेता पर कार्रवाई की
दीजिए सर, सरकार आपने गिर गई, ये तो बता उसके बाद दीजिए, ये सरकार झूठ कब बनाने तक का आप लोग काम बोलेंगे? किया है। दमोह आपकी आपका सरकार जब गढ़ गिर था गई, जहां आप जब 17,000 आपकी से ज्यादा सरकार गिर वोटों से गई, आ रहे हैं, इसको भी आप एक मैंडेट जब आपकी मानिए आपकी सरकार सरकार के गिर प्रति गई, कि आप कोविड में अपनी पूरी सरकार को तरीके से चला नहीं आपकी पाए, सरकार फेल है, तब हमने बाढ़ सरकार में आपकी बनाने का सरकार चलिए, फेल मैं है, आगे नहीं बढ़ा केवल पाऊंगा। भुट्टा पार्टी इस आप लोग बहस करते को- रहिए, यही आपकी जनता के इसको प्रति मैं राहत आगे है। नहीं बढ़ा पाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस को एक आत्मनिरीक्षण की जरूरत तो है ही, और कांग्रेस को ही नहीं, बीजेपी को भी आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता रहती है, मुझे भी है आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। वो कांग्रेस जिसने आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक तरीके से लड़ी, गरम दल भी था, नरम दल भी था, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, कुछ धड़ा देश का उनके साथ था। उसका कहना था कि बिल्कुल सैंडर्स को मारना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, और अंग्रेज़ों को ख़त्म करना है तो उनके सर भी कलम करने चाहिए, ये भी धारा थी। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा धड़ा ये मानता था कि नफरत नहीं, अंग्रेज़ अपना काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। कांग्रेस की दुविधा आज ये है कि उसकी रणनीति उलझती दिखती है, कई बार वो गरम दल की तरफ चली जाती है। राहुल जी सदन में झप्पी लेते हैं, प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी भाषा भी होती है जो ये बताती है कि गांधीयन फिलॉसफी पर कितना भरोसा है, तय करना होगा। आपके लड़ाई का मैकेनिज्म क्या होगा, क्या तौर तरीका होगा आपका लड़ने का, जो भी तरीका होगा वो बहुत साफ होगा। श्यामाचरण जी थे, विद्याचरण जी थे, माधवराव सिंधिया जी भी थे मध्य प्रदेश में, मोतीलाल वोरा भी थे, अर्जुन सिंह भी थे। इंदिरा गांधी जी एक निर्णय लेती थी, सब शांत हो जाता था। आज राहुल जी बैठे हैं, धधक रहा है पंजाब, धधक जाता है कई बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी आवाज़ आ जाती है। ये तय करना होगा कि लीडरशिप किस तरह से चीज़ों को नियंत्रित करे। कांग्रेस खुली पार्टी है, सहमत, कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है, सहमत, लेकिन इस आंदोलन और खुलेपन में अगर आपका अनुशासन धू धू करके जलेगा तो किसी को आनंद नहीं आएगा सर, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। बीजेपी एक गहरी पार्टी है जिसके तौर तरीके आधुनिक भी हैं और गहरे पारंपरिक भी हैं। आपको लड़ना है बीजेपी से तो पहले बीजेपी को समझना होगा और अपने टूल्स को समझना होगा। ज़्यादा बोल गया हूं तो क्षमा कीजिएगा सर, अज्ञानी लोग हम, एंकर लोग ये सब पहन के बैठ जरूर जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं है सर। बहुत धन्यवाद अहिरवार जी, बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।